हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे इस डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस। पिछले क्लास में हम बताए थे स्ट्रेस और उसके टाइप, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन किए थे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड, यानी लोड के अनुसार प्रतिबल के प्रकार। आपके पूरे सिलेबस में उतने से काम चल जाएगा, बाकी थोड़ा सा कुछ और बताना पड़ेगा, हम बीच में उसको बता देंगे। बाकी जो स्टील पढ़ते हैं, सॉरी आरसीसी पढ़ते हैं, उसके लिए एसएफडी क्या है, बीएमडी क्या है, बेंडिंग क्या है, कैपिटल ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, सारा कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो वो सीरीज़ हम आरसीसी में कंटिन्यू किए हैं। अब चाहे तो स्ट्रेस के टाइप वगैरह जाके देख सकते हैं, बाकी आप नहीं देखेंगे तो इतने से काम आपका सारा न्यूमेरिकल सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल, है ना, ऊपर हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, है ना, यानी संरचनात्मक इस्पात खंड। ठीक है, देखिएगा आपको, देखिए मेरा वीडियो ना आप लोग मतलब कि रेगुलर देखा करिए, गैप कर करके देखेंगे फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे स्ट्रक्चरल क्या है ना, स्ट्रक्चरल स्टील हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। जब पहला हम सिलेबस डिस्कशन किए थे उसी समय बताए थे कि इस पूरे बुक का क्या नाम है आपका? डीएसएस, यानी डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिज़ाइन हम बताए थे, डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि लोड के अनुसार उस मेंबर का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर क्वांटिटी ज्ञात करना क्या कहलाता है? डिज़ाइन कराता है। आप लोग आरसीसी में किए होंगे, नहीं किए होंगे तो स्टील में हम करवाएंगे। स्टील में है डिज़ाइन ऑफ स्टील। स्टील में कौन सा स्टील पढ़ना है? हम बताए थे बहुत तरह का स्टील होता है, आपको स्ट्रक्चरल स्टील पढ़ना है। देखिए आया कि नहीं आया? कौन सा स्टील? स्ट्रक्चरल स्टील। तो आज के बाद यदि हम कभी इस क्लास में, किस क्लास में? स्टील के क्लास में सिर्फ स्टील का ही नाम लें तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर तो सिर्फ स्टील कह रहे हैं, लेकिन है कौन सा? वो स्ट्रक्चरल स्टील है, वो और कोई स्टील नहीं है। स्ट्रक्चरल स्टील यानी वैसा स्टील जिससे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उस स्टील को क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल स्टील, है ना। ठीक है, सेक्शन यानी खंड। अब हम खंड को देख लेंगे आज के चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ना क्यों ना हम स्टील को समझ लें। स्टील क्या होता है? एक क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु होता है, ठीक है। मिश्र धातु होता है, किससे मिलकर बना होता है? आयरन यानी लोहा से और कार्बन से, है ना। आयरन से और लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। क्या यही सिर्फ दो होते हैं? नहीं, ये दोनों मेजर होते हैं, यानी ये मुख्य रूप से होते हैं, यानी अधिक मात्रा में होते हैं। इसके अलावा मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, बहुत चीज़ होते हैं जिसको मिला करके आयरन के इन स्टील के क्वालिटी में सुधार लाया जाता है। जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है उसके अनुसार उसको मिलाते हैं। यानी सिंपल इसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो थोड़ी चीज़ें होती हैं उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग। स्टील हम कहते हैं कि स्टील क्या है, तो क्या कहेंगे आप? स्टील लोहे और कार्बन का मिश्र धातु होता है। यदि कार्बन की मात्रा 2 से 4% है ना, यदि लोहे में कार्बन की मात्रा 2 से 4% है तो इसे हम लोग कहते हैं कास्ट आयरन। क्या कहते हैं? कास्ट आयरन, ये ढलवा लोहा। क्या कहते हैं मेरे भाई? ढलवा लोहा। अब ढलवा लोहा कहाँ यूज होता है? ढलवा लोहा जो होता है ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। एक कंप्रेशन में क्या होता है? मजबूत होता है। लेकिन जब ये क्या होता है? वीक इन टेंशन, यानी टेंशन में क्या होता है? कमज़ोर होता है। अब कहेंगे ढलवा लोहा देखे कहाँ है? हर जगह आप देखें, कहीं भी कोई भी मैकेनिकल का ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, मारुति हो गया, जैसे कि हम गरीबों के लिए चारा काटने वाला मशीन हो गया, पंप सेट हो गया, है ना, या फिर जनरेटर हो गया। उसके सारे मेंबर हम कहते हैं जो घूमने वाले होते हैं, वो किसके बने होते हैं? ढलवा लोहा का। ढलवा लोहा क्या होता है कि एक क्या होता है? कंप्रेशन में मजबूत होता है, टेंशन में कमज़ोर होता है। ढलवा लोहे का एक है ना, एक क्या होता है? एक ब्रिटल होता है। क्या होता है? ब्रिटल होता है। मतलब क्या हुआ कि यदि इसको पीटेंगे ना या फिर इस पर झटका आएगा तो फटाक से टूट जाएगा। ये बेंड होगा नहीं, इसमें बेंडिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रिटल होता है ना। पिछले लेक्चर में नहीं, आप में नहीं बताए थे। ब्रिटल क्या होता है कि जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो, जैसे ग्लास, शीशे का ग्लास, वो क्या है? ब्रिटल है। यानी किसी मटेरियल पे आप पीट रहे हैं
और उसका वो थोड़ा भी मुड़े ना और डायरेक्ट क्या हो जाए, टूट जाए, मोटा मोटा शब्दों में समझिए, तो उसे कहते हैं हम लोग ब्रिटल। तो ढलवा लोहा जो होता है ना वो ब्रिटल होता है, यानी इसी कंप्रेशन में मजबूत होता है, टेंशन में क्या होता है, कमज़ोर होता है। इसका मतलब क्या हो गया। अब क्यों आखिर में मशीनें क्यों इससे बनती हैं, वो इसलिए बनती हैं कि देखिए मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे पार्ट चल रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए ए वाला, ए मेरा ए है ना, ए उंगली क्या है कि मान लीजिए कि मुड़ गया। अब यदि इसके अंदर टेंसाइल का गुण रहेगा तो मुड़ेगा, है ना। यदि ये मुड़ गया तो बताइए दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देगा कि नहीं, क्यों, बात को समझ रहे हैं। यानी मशीनें एक दूसरे के अंदर ऐसे फिट होती हैं कि 2 mm 3 mm का यदि इस मेंबर में थोड़ा भी अंतर आए तो अगल बगल बहुत सारे मेंबर को डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए ये ढलवा लोहे का बनाया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि भाई तुम डिस्टर्ब हो रहा है तो बस तुम ही टूटो, दूसरों को डिस्टर्ब मत किया करो, है ना। तो ये क्या होता है, ढलवा लोहा। हम जब छोटे थे तो समझते नहीं थे कि भाई, आखिर में हम सोचते थे एक लोहा होता है, अरे जो फावड़ा वगैरह लोहा बनता है जिसको पीट पीट के लंबा चौड़ा कर सकते हैं, तो वो लोहा क्या, उसे कहते हैं, वो लोहा क्या कहते हैं, रोट आयरन, यानी इसे कहते हैं पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। अब पिटवा लोहा में कार्बन कितना होता है, 0.15% होता है। यानी ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इन टेंसाइल। एक कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होता है लेकिन ये टेंसाइल में भी स्ट्रांग हो गया, है ना। और कंप्रेशन में तो है। यानी अब इसको ना पीट पीट कर किसी भी आकार में आप ढाल सकते हैं, यानी एमेलाबिलिटी का भी गुण आ गया। इसको चादर के रूप में भी रोल कर सकते हैं, है ना। तो कार्बन की मात्रा 0.15% होता है, उसे कहते हैं हम लोग रोट आयरन, यानी पिटवा लोहा, लोहे का शुद्ध होता है। यानी अब ये क्या हो गया कि किसी मेंबर को देखते हैं ना, जिससे हम लोग फाड़ते हैं लकड़ी वगैरह, उसको लोहार के पास ले जाएंगे तो गर्म करेगा और पीट पीट के उसको फैला देगा। या लोहे का जो चादर बनता है, तो लोहे का चादर हो गया यानी या फिर जिस लोहे को आप पीट करके उसके आकार आकृति में चेंज कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पिटवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% होती है। और ये होता है कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। इसको पीट नहीं सकते, ये थोड़ा भी इसमें बेंड होगा, थोड़ा भी मुड़ेगा तो टूटना इसका काम है। इससे फ़ायदा होता है, हम बताए ना, मशीनें यानी जो मेंबर मुड़ा टूट जाए भाई, दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब इसके अलावा एक आता है स्टील। क्या आता है भाई, स्टील आता है। अब स्टील में क्या होता है भाई, आयरन तो होता ही है, कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है आपका 1.5%, यानी कार्बन कितना होता है, 1.5% तक कार्बन होता है। 1.5% तक क्या होता है, ऐसा नहीं कि 1.5% होता है, 1.5% तक कार्बन होता है। इसी में आता है एक माइल्ड स्टील, है ना। अब स्टील के एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.15% से लेकर के 0.30% तक माइल्ड स्टील। और मैक्सिमम किस स्टील का यूज़ करते हैं हम लोग, माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं। अब माइल्ड स्टील आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, यानी वैसा स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.3 तक होती है, उसे कहते हैं माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील कहीं आप सुने होंगे, कहाँ सुने होंगे, सोचिए दिमाग में जोर डालिए। अरे आरसीसी में सुने हैं, किसको, माइल्ड स्टील हम किसे कहते थे, FE 250 को क्या कहते थे, माइल्ड स्टील कहते थे, है कि नहीं। उसके बाद FE 415 और FE 500 को क्या कहते थे हम लोग, HYSD बार। पढ़े होंगे आप लोग, क्या कहते थे, HYSD बार। यदि हम कहते हैं आपसे, क्या कहें कि अभी तक जो हम पढ़ाए हैं, अभी तक हम जो पढ़ाए हैं ये मतलब कुछ नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन होता है ना भाई, आप स्टील पढ़ रहे हैं तो स्टील के बारे में जानिए, तो आखिर में होता क्या है। तो स्टील कुछ नहीं होता है, मिश्र धातु होता है, उसमें कार्बन की मात्रा 1.5% तक रख सकते हैं। उसी में एक सबसे मतलब कि जनरली जो कॉमन ज़्यादातर यूज़ होता है उसे कहते हैं माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15 से 3% तक होती है। आपको बता भी दिया, इंक भी डाल लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे जो आता है, ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था, जो कि भाई सब्जेक्ट शुरू करने से पहले, स्ट्रक्चरल स्टील शुरू करने से पहले थोड़ा बता दिए कि एक्चुअल में स्टील होता क्या है। अब कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा, क्या आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, पहला टॉपिक। देखिए ये पहला चैप्टर है, आपके बुक में हो सकता है इस चैप्टर दूसरा दिया हो, है ना। तो हम बता रहे हैं आपका जो पहला चैप्टर है वो आपके जानकारी के लिए दिया गया है कि मतलब ये पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पहला चैप्टर सिलेबस में नहीं होगा, और कुछ जानकारी के लिए दिया गया है। उसी में बताया गया स्ट्रेस क्या होता है,
स्ट्रेन क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, या फिर टार्क क्या होता है, कपल क्या होता है, या फिर है ना बलयुग में आप जानते होंगे कपल, या फिर यूडियल लोड क्या होता है, पॉइंट लोड क्या होता है, बीम कितने प्रकार के होते हैं, नहीं पता है आपको, सारी चीज़ें पता है। तो पहला चैप्टर में यही जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। चैप्टर अपने बुक में देखिएगा, जिस चैप्टर का नाम होगा स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, वहीं से आपका सिलेबस शुरू है। तो इसमें बस 2 ही टॉपिक हैं, अभी हम दोनों टॉपिक को पढ़ देंगे और कहीं लिख के रख लीजिए किसी 2 टॉपिक में से एक, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन आना है। पहला चैप्टर है तो एक क्वेश्चन आता है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और बहुत आसान है, 2 मिनट में ऐसा ख़त्म हो जाएगा। अभी देखिएगा, पहला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, है ना, यानी स्टील के गुणधर्म। पहला क्या होता है भाई, इस्पात, है ना, क्या होता है आपका इस्पात के गुणधर्म, ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। अब देखिएगा, हम बताए ना स्टील लिखने का मतलब क्या है, ये यहाँ कुछ है स्ट्रक्चरल है, यानी लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, यानी संरचनात्मक इस्पात, ठीक है। अब कहेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लिखिए, यानी संरचनात्मक स्टील के गुणधर्म लिखिए, 5 नंबर का फ्री का नंबर मिलेगा। एक क्या है कि याद रखने वाली चीज़ है। अब गुणधर्म क्या होती है, गुणधर्म मतलब वो होता है कि जो समय, यानी किसी भी कंडीशन में बदले ना। आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, पढ़े होंगे कहाँ, हाइड्रोलिक्स में। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में क्या पढ़े होंगे आप, पढ़े होंगे डेंसिटी, यानी द्रव का डेंसिटी कितना होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े थे। उसके बाद पढ़े होंगे अपेक्षिक गुरुत्व, पढ़े होंगे विस्कोसिटी, पढ़े होंगे, यानी पानी कितने पर उबल जाता है, कितने पर जम जाता है, वो उसका गुण है, वो कहीं नहीं चेंज होने वाला है, कहीं जाएगा तो वही बात होगी, है ना। गुणधर्म में जो समय के अनुसार बदले ना, या फिर गुणधर्म में जो क्वांटिटी के अनुसार ना बदले। ए मार्कर है, इतना बड़ा है तो उसका वही गुणधर्म रहेगा, इसमें से एक छोटा सा पार्ट तोड़ेंगे तो जो इसका गुण रहेगा वही इसका गुण रहेगा। बात को समझ रहे हैं, ये बदलता नहीं है गुणधर्म। इसमें पहला हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी स्ट्रक्चरल स्टील का भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला आता है इसमें डेंसिटी, यानी घनत्व। डेंसिटी क्या होता है भाई, 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या बताइए, स्टील मेरे भाई इतना बड़ा हो या फिर स्टील इतना बड़ा हो, उसका घनत्व कभी चेंज होने वाला है क्या, नहीं चेंज होने वाला है ना। तो हो गया आपका घनत्व 7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बहुत यूज किए होंगे आप लोग आरसीसी में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है इसका रेखीय प्रसार गुणांक। क्या होता है भाई, रेखीय प्रसार गुणांक। अभी देखिए शादी का मौसम चल रहा, हो सकता है कि गाने का आवाज़ आप लोगों में थोड़ा थोड़ा जा रहा हो, ठीक है। देखिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है, 12 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। आप जो बुक लिए होंगे हो सकता है उसमें -6 ना दिया हो, माइनस भूल गया हो, ठीक है, तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है, 12 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। चेक कर लीजिएगा, माइनस होना चाहिए, -6 होता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना फैलेगा, 0.0000 मतलब 12, समझ सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा होता है आपका, क्या होता है, ई, कैपिटल ई क्या होता है भाई, यंग्स मॉडुलस, यंग मापांक, है ना, यंग मापांक, यंग्स मॉडुलस, यंग मापांक, इसे कैपिटल ई से दिखाते हैं भाई। तो यंग मापांक कितना होता है, 2.04 × 10⁵ से लेकर के 2.18 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। आप लोग जनरली यूज किए होंगे, अभी हम ऐसा लिखे हैं तो आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन बताइए ई का जनरली मान आप 2 × 10⁵ यूज किए होंगे, कहाँ यूज किए होंगे, सोम में। अरे m/i, सिग्मा/y, या और f, m/i, सिग्मा/y, f/m/i, e/r, और सिग्मा कर लीजिए या एफ कर लीजिए, f/y। तो यहाँ ई का मान क्या रखते थे, ई का मान क्या रखते थे, 2 × 10⁵ दिया रहता था, और नहीं भी देता है तो ए फिक्स होता है, ठीक है। 2.04 से लेकर के 2.18 होता है, लेकिन जनरली हम इतना ले सकते हैं, तो ऊपर वाले न लिख करके इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चौथा हम देखते हैं दृढ़ता मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता, है ना, खतरनाक नाम है भाई, दृढ़ता मापांक, वहीं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं या सी से भी कहीं कहीं करते हैं। ये होता है आपका 10.84 × 10⁵ से लेकर के
0.98 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। तो इसका जनरली कुछ नहीं होता है, मैं सोचेगा, ठीक है। तो इसका दृढ़ता मापांक कितना होता है। अब दृढ़ता मापांक क्या होता है भाई, देखिए दृढ़ता मापांक पढ़े होंगे आप लोग, कहाँ होता है, T/J, G∼L, Q/R पढ़े थे। ए टार्क इक्वेशन है, ए बेंडिंग इक्वेशन है। टार्क इक्वेशन में क्या आता है आपका G, यही तो G है ना, यही क्या है, दृढ़ता मापांक है ना। और देखिएगा ये जो कैपिटल ई है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कैपिटल ई होता है ये सब आपको सोम या फिर सोम में मेनली सोम या कहते हैं मैकेनिक्स में, जिसे मैकेनिक्स कहते हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का लीजिए, 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं आप लोग, 2nd में पढ़ते हैं मैकेनिक्स। उन सब में सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यदि नहीं है तो वो आपकी गलती है ना, हाँ आपकी गलती है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें हम नहीं बता सकते, फिर भी मोटे मोटे हम बता सकते हैं। ई वहीं आएगा जहाँ कैपिटल ई वहीं आएगा जहाँ मेंबर बेंड होगा। ई के वजह से वो बेंड होना नहीं चाहता है, यानी ई क्या करता है, मेंबर को बेंड होने से बचाता है, यानी मुड़ने झुकने से क्या करता है, वो बचाता है। जैसे बीम हो गया, स्लेब हो गया, ये फ्लेक्चर मेंबर होता है। बीम और स्लेब जो होते हैं बेंड होने की कोशिश करते हैं, उसमें ई बहुत महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाता है। ई ज़्यादा होने से वो बेंड जल्दी नहीं होगा। उसके बाद जी क्या होता है, एक कटने से रोकता है। जैसे जी कहाँ आएगा, टार्क इक्वेशन में। जो टार्क होता है ना, वो सीयर की वजह से होता है। तो टार्क के वजह से, सीयर की वजह से मेंबर कटता है, बेंड नहीं होता है। तो अब जहाँ कटने का चांस होगा वहाँ क्या आएगा, जी आएगा। जी जितना अधिक होता जाएगा, मेंबर कटने के चांस उतने ही कम होते जाएंगे। ई जितना अधिक होता जाएगा, मेंबर के बेंड होने का चांस उतना ही कम होते जाएंगे। जनरल इंट्रोडक्शन बता दिए हैं, चलिए आगे चलते हैं। एक क्या हो गया आपका, डेंसिटी, रेखीय प्रसार गुणांक, यंग मापांक और दृढ़ता मापांक। एक क्या हो गया आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, आप कहेंगे सर सिविल पढ़ा रहे हैं, सिविल वाला प्रॉपर्टी बता दीजिए। नहीं भाई, केमिकल मतलब कि इसमें कौन रासायनिक गुणधर्म है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या मतलब कहने का मतलब है, फिजिकल तो समझ गए, इसका भौतिक गुण है, किससे किससे मिल के बना होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपका नेम हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम नेम, उसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रेड। नहीं, सबसे पहले ग्रेड उसके बाद नेम होता है भाई। सबसे पहले ग्रेड, फिर हो जाएगा आपका नेम, फिर हो जाएगा केमिकल कंपोजिशन में क्या आ जाएगा आपको भाई, CMnPSSI। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें डेरिवेशन लगा सकते हैं। ये चैप्टर ही याद करने वाला है ना। आखिर में डेंसिटी 78 से 50 होता है तो होता है, क्योंकि गुणधर्म है ना, इसको डेरिवेशन से थोड़ी लाएंगे 78 से 50, या रेखीय प्रसार गुणांक, यंग मापांक या दृढ़ता मापांक। ये आपको याद, आज का तो पूरा चैप्टर मतलब ये वाला चैप्टर याद ही करने वाला है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। तो अगला चैप्टर आएगा कनेक्शन आएगा, उसमें मज़ा आएगा, है ना। और इससे हम बता दे रहे 5 नंबर आएगा, फ्री का नंबर है, ठीक है। चलिए अब ग्रेड, ए ग्रेड, फिर बी ग्रेड, ठीक है, और सी ग्रेड। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं भाई, कहेंगे FI 410W है। अब FI 410WB, बस ए भी कर देना है। FI 410WC, ठीक है। अब FI मतलब जानते हैं आप, FI मतलब क्या है, अरे फेरस होता है, लोहा होता है, और क्या होता है भाई, ग्रेड नाम है। हम कहेंगे भाई ए ग्रेड का हमको स्टील दे दो, बी ग्रेड का स्टील दे दो, सी ग्रेड का स्टील दे दो। अब पूरा उसका नाम थोड़ी लेंगे, कि नाम नहीं लेंगे कि फलाने FI 410W ए ग्रेड का स्टील दे दो हमको, FI 410W ऐसा कहेंगे। भाई आप लोगों का बहुत बड़ा नाम रहता है ना, फलाने कुमार सिंह पता नहीं क्या क्या, है ना। लेकिन घर का नाम तो यही रहता है, छोटू मोटू कालू कल्लू है ना। तो ये ग्रेड से पुकारा था, ये ग्रेड का हमको दे दो, है ना। पूरा नाम को थोड़ी कोई लेने जाएगा, है ना। तो FI, अब FI मतलब हो गया फेरस, ठीक है। चलिए 410 क्या है वो हम आगे बता देंगे, 410 क्या है अभी एक और प्रॉपर्टी है, उसमें पता चलेगा 410 क्या है, ठीक है भाई। जब हम कह दिए तो बताएंगे, डोंट वरी। जब हम कहते हैं कोई चीज़ को कहते हैं हम आगे बता देंगे, तो आप उस पर थोड़ा भी संदेह मत करिए कि हम आगे बताने वाले नहीं हैं, वो हम बताते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा W क्या है, ये आगे के आगे बताएंगे,
मतलब क्या हुआ, एक कई चैप्टर बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। ठीक है, डब्लू मतलब होता है लोड, डब्लू मतलब क्या होता है, लोड होता है। और ए जानते ही हैं, ABC तो ग्रेड का नाम है। अब डब्लू होता है लोड, अब कहाँ दिया रहता है वही कर रहे हैं कि आगे आएगा। ठीक है, आगे हम बहुत सारी चीज़ों को बताने वाले हैं। डब्लू लोड होता है, कोई भी स्टील का प्रॉपर्टी दिया रहता है उसके साथ उसको लोड भी दिया रहता है ना। तो हम देखेंगे या भाई अभी 410 तो अभी अगले टॉपिक में आएगा, लेकिन लोड वाला टॉपिक बहुत बाद में आने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, इसमें 0.23 होता है, इसमें 0.22 होता है, इसमें 0.20 होता है। इन्हें कैसे याद रखना है, 23, 22, 20, 23, 22, 20 दशमलव लगा दीजिए। एम एन आसान है भाई, 1.5 तीनों में 1.5 कराता है। अरे पहले हम ए बता दें, सी मतलब होता है कार्बन, कार्बन की मात्रा देख रहे हैं, सब माइल्ड स्टील है 0.15 से लेकर के 0.3 तक। हम बताए थे ना मैक्सिमम किसको पढ़ेंगे, मैक्सिमम का आपके सिलेबस में माइल्ड स्टील है ही। माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.15 से लेकर 0.3। देख लीजिए कार्बन की मात्रा। तो सी क्या है, कार्बन है। एम क्या है, मैग्नीज है। पी क्या है, फास्फोरस है। एस क्या है, सल्फर है। SI क्या है, सिलिकॉन है। फुल की वाला परेशान किया बजा रहा है, देखिएगा। अब पी कितना होता है, 0.05% होता है। सब परसेंटेज में है, ये सारा किस में है भाई, ये सब मेरे लाल परसेंटेज में है। ठीक है, 0.05, 0.45 और 0.40 सेम वही होता है। पी और एस क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, हाँ जी। ए क्या होता है आपका, 0.4। ठीक है, चलिएगा। थक जाता है आदमी लगातार बोलते बोलते। देखिए है ना, देखिए कार्बन की मात्रा 0.23, 0.22, 20 है ना। तो आपको कैसे याद रखना है भाई, ग्रेड ABC कोई दिक्कत नहीं है। नेम जानते हैं, कोई दिक्कत नेम में याद करने में। FA 410 W है, WB WC। ठीक है, फिर कार्बन याद करेंगे 23, 22, 20, 23, 22, 20। फिर कार्बन के बाद आएगा आपका मैग्नीज, 1.5। मैग्नीज और सिलिकॉन में तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए मैग्नीज में 1.5, सिलिकॉन में कितना हो जाएगा, 0.4। ये दोनों याद हो जाएगा। कार्बन याद हो गया होगा, 23, 22, 20, 23, 22, 20 दशमलव लगा लीजिएगा। इन दोनों को एक साथ याद करना है। कैसे याद करना है कि 50, 45, 40, 0.05, ओहो 50, 45। ठीक है। फिर भी हम क्रॉस चेक अभी, ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए 50, 45 और क्या हो जाएगा आपका 40। तेईस, 45, 40। हाँ ठीक है, हम नहीं हम हम सब समझ रहे थे आपको कैसे हम याद दिलाएं। तो देखिए ऐसे मतलब कि कैसे आपको याद कराते हैं। ठीक है, तो देखिए उल्टा पढ़ना है। 50 ऐसे नहीं, देखिए 50 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो अपना अनुसार बना दीजिएगा। ठीक है, लेकिन दशमलव, ठीक है, 0.05 है। ठीक है ना, लगाने से कोई फर्क नहीं है। तो दशमलव, देखिए यहाँ 50, 45, 40, लेकिन 50 के आगे भी दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब आता है आपका, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। यहाँ लिखेंगे मैकेनिकल, ठीक है दिखाई दे रहा है, लिखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज लिख देंगे भाई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए अब मैकेनिकल मतलब यांत्रिक गुणधर्म, ये हो जाएगा भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, यांत्रिक गुणधर्म। तो यांत्रिक गुणधर्म भी कुछ है नहीं, जैसे हो जाएगा आपका नेम, तो नेम हो जाएगा आपका A B, ओहो नेम बार बार लिख देते हैं यार, क्या हो जाएगा आपका ग्रेड हो जाएगा A B C, है ना। अरे यार दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है ना। अब देखिए ग्रेड हो गया। अब फिर नेम तो आपको पता ही यहाँ पे है, तो हो जाएगा आपका नेम FI 410 WA, सेम अभी केमिकल वाला ही चल रहा है। FI 410 WB और FI 410 WC। ठीक है, अब हम निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल
टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, ये मिनिमम है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, किसमें है, न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में, यही वाला है 410 वाला। यानी आपको पता चल गया 410 क्या है भाई, हम स्टील टेंशन में ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो 410 क्या हो जाएगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तनन प्रतिबल है मिनिमम, यानी इससे अधिक ही तनन प्रतिबल होंगे तीनों में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यील्ड स्ट्रेंथ, क्या आएगा आपका, यील्ड स्ट्रेंथ यानी पराभव प्रतिबल, YIELD स्ट्रेंथ यानी पराभव प्रतिबल, ये भी मिनिमम ही पराभव प्रतिबल है और ये भी न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में होता है। लेकिन इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है पहला जिसका डाया 20 mm से कम हो, दूसरा होता है जिसका डाया 20 से 40 mm हो, और तीसरा क्या होता है जिसका डाया 40 mm से अधिक हो, ठीक है। अब 20 mm वाले का क्या होता है भाई, 250, इसका हो जाएगा 240, 240, 240, ये हो जाएगा 230, 230, 230, ये सब न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में है ना। ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज, अरे परसेंटेज बहुत ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, इधर ही बढ़ा दी होता। वेट ए मिनट, हम कर दे रहे हैं अभी सही। इंजीनियर जब पास में है तो क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन यानी प्रतिशत प्रसार, कितना मतलब प्रसार होगा, कुछ नहीं है, 23 और 23। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, है ना। तो एक कन्फर्म है, 5 नंबर आपको दे के जाएगा, 5 नंबर दे के जाएगा, रट लीजिएगा, है ना। कुछ टॉपिक होता है जो हम सीधे सीधे कहते हैं कि रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है ना, ऐसा बता दिया गया है इतना होता है, तो ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो एक बार रट लेते हैं, मतलब कि रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, स्ट्रक्चरल स्टील के सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी 4 होते हैं, क्या होता है भाई, डेंसिटी 7850 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, यंग मापांक 2.04 से 2.18 गुणे 10 पे 5 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, दृढ़ता मापांक 0.84 से 0.98 गुणे 10 पे 5 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है, 12 गुणे 10 पे -6 प्रति डिग्री सेल्सियस। उसके बाद किस में आते हैं हम लोग, केमिकल में आते हैं। कहाँ जाएंगे, केमिकल में आ जाएंगे। तो केमिकल में देखेंगे सबसे पहले तो क्या देखेंगे, ग्रेड ABC, फिर नेम देखेंगे Fe 410W, Fe 410WB, Fe 410WC, फिर देखेंगे कार्बन की मात्रा 23, 22, 20, फिर देखेंगे मैग्नीज का 1.5, फिर देखेंगे फास्फोरस का 0.50, 0.045, फिर हम देखेंगे सल्फर, फास्फोरस इतना है, दोनों एक ही उतना है, फिर सिलिकॉन होता है 0.4, फिर हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल में सबसे पहले नेम और ग्रेड में कोई दिक्कत है नहीं, अभी हम केमिकल में देखे हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ को मिनिमम होता है न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में 410। फिर देखते हैं यील्ड स्ट्रेंथ यानी पराभव प्रतिबल कितना होता है, जिसका डाया आगे आएगा मेंबर, जिसका डाया 20 mm तक होता है वो होता है 250, जिसका डाया 20 से 40 mm होता है उसके लिए होता है 240, जिसका डाया 40 mm से अधिक होता है उसके लिए होता है 230, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग परसेंटेज इलोंगेशन कितना होता है, 23, दैट्स इट, क्या है, कुछ नहीं है। अब हम अगला क्या देखेंगे भाई, अगला देखेंगे हम लेकिन ना रुक जाइए, तो हम अपने थोड़ा देख लें मोबाइल, हमको शक लग रहा है यार, इसको हम याद किए तो दूसरे तरीके से, रुक जाइए। तो PDF में ओहो हाँ, हम कह रहे थे ना थोड़ा सा देखिए हम कह रहे थे ना, हम जैसे याद किए तो वैसा दिख नहीं रहा है, देखिएगा, ठीक है। 0.05 है ना, उसके बाद 0.045 होगा और 0.0040 है ना। देखिए कितना अच्छे से याद होगा, देखिए अब याद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हम कह रहे थे कुछ गड़बड़ है,
क्या करेंगे, ज़्यादा है ना, थोड़ा फंस जाता है आदमी, 040, ठीक है। देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, हम सोचे मिटाने से पहले एक बार मतलब कि क्रॉस चेक कर ही लेते हैं, ज़्यादा भौकाल नहीं कि हमको आता ही है, गलत पढ़ लेंगे अपना, फिर पूरे ज़िंदगी आपको वही याद रहेगा। देखिए यानी 0.0 को छोड़ करके आपको कैसे याद रखना है, 50, 45, 40, यानी 0.050, 0.045, 0.040, है ना। हम कह रहे थे कि हम याद तो किए थे लेकिन यहाँ बन नहीं पा रहा था, ठीक है। तो 50, 45, 40, सॉरी, है ना, होता है कभी कभी माइंड में चढ़ता ही नहीं है भाई, कोई छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रहा, मतलब भूल जाती है। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो समझ गया ना। बार बार मेरे माइंड में पूरे रात घूमेगा यार, कहाँ से हमको याद नहीं आया क्यों। बात है हम भी कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना, ज़्यादा पढ़ के नहीं आते हैं। अरे यार गाना धीरे कर दो थोड़ा सा। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। तो आप कहेंगे कि स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन तो चैप्टर का नाम था, हाँ, एक अंदर टॉपिक भी आएगा, उसको हम दूसरा तरह लिख दे रहे हैं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, यानी इस्पातीय खंड के प्रकार, है ना, संरचनात्मक इस्पातीय खंड के प्रकार, संरचनात्मक इस्पातीय खंड के प्रकार, ठीक है। अब देखिए संरचनात्मक इस्पातीय खंड के प्रकार का मतलब क्या होगा, जैसे कि प्रकार मतलब क्या होगा, जैसे कि आप लोग बीम यूज़ किए होंगे, तो बीम में कैसे कैसे बीम आता है भाई, क्या सिंपली सपोर्टेड बीम आता है, यस सर। क्या कैंटिलीवर बीम आता है, यस सर। क्या ओवरहैंगिंग बीम आता है, क्या अब कॉलम यू देखें, हाँ सर। क्या कॉलम स्क्वायर आता है, कॉलम स्क्वायर होता है। कॉलम आयताकार होता है, कॉलम आयताकार भी होता है, गोलाकार होता है, पंचभुज, खष्टभुज, जिस मन करे उस आकार का बना लीजिएगा। तो उसी तरह हम देखेंगे कि जो स्टील यूज़ होता है वो स्टील के शेप कैसे, किस तरह के स्टील हम यूज़ करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो क्या होता है कि जनरली सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में स्टील के मेनली 7 खंड यूज़ होते हैं, 7 स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है रोल्ड स्टील, क्या होता है भाई, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। क्या होता है, बीम को हम आई भी कहते हैं, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। मतलब क्या हो गया, रोल्ड स्टील बीम मतलब कि बेल्लित इस्पात धरण खंड, यानी आई सेक्शन। अब समझिएगा पूरे सेमेस्टर मतलब पूरे स्टील स्ट्रक्चर में हम इन्हीं सारे सेक्शंस का यूज़ करेंगे। अब बीम देखे होंगे कहीं ना कहीं आप, जो देखिएगा जो पुराने बिल्डिंग होंगे ना, या फिर अभी भी किसी बड़े बड़े हाल में ऐसा देखेंगे, ओहो हम क्यों दूसरे जगह जा रहे हैं। रेलवे का ट्रेन मतलब रेलवे पटरी देखें ना, जिस पर ट्रेनें चलती हैं, वो किस तरह का होता है। और हाईवे में पढ़ के आए होंगे, किस तरह होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ मतलब लगभग में ऐसा ही होता है ना, यही क्या है आपका बीम सेक्शन। अब आप पुराने घरों में देखेंगे ना, जैसे आगे जैसे कि कैंटिलीवर बीम देते हैं इस समय, आप घर के आगे कैंटिलीवर बीम देखते होंगे, लेकिन पुराने घर में देखेंगे आगे लोहे का निकला रहता है, लोहे का, है ना। जब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे कंक्रीट के बारे में, तो लोहे का बीम लगाते थे। इसी तरह ये ना, एक काफ़ी क्या होता है, ये देखिए एक काफ़ी लंबा होता है। अब समझ आ गया ना, एक काफ़ी क्या होता है, लंबा होता है। देखिए एक क्या हो गया आपका बीम सेक्शन, इसे कहते हैं रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। अब रोल्ड मतलब क्या है, इसको रोल करके बनाया गया है, यानी समझ रहे हैं ना, रोल करके बेल करके बनाया गया है, ढलाई किया गया। रोल्ड मतलब ढलाई करके बनाया गया है, एक ही साथ बना दिया गया। ऐसा नहीं टुकड़ों में नहीं बनाते हैं। देखिए ना, रेलवे के बहुत लंबाई तक एक ही इतना रहता है, जैसे छड़ बहुत लंबा तक एक ही साथ बना रहता है, इसे कहते हैं रोल्ड स्टील, ठीक है। तो रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, यानी रोल्ड स्टील बीम सेक्शन क्या होता है ना, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। अब देखिए रोल्ड स्टील बीम सेक्शन में क्या होता है कि 2 फ्लेंज होती हैं, 2 क्या होती हैं, फ्लेंज होती हैं,
ठीक है, अब देखिएगा दो क्या होते हैं भाई, फ्लेंज होते हैं। ठीक, अपने बुक में देखिएगा ऐसा बना हुआ, लेकिन देखिएगा कोने पर ना, बुक में कोने पर ना थोड़ा ऐसा बनाया जाता है, डायरेक्ट नहीं। देखिए यहाँ स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ना हो जाए, यानी क्या होता है कि डायरेक्ट मान लीजिए कि अभी ठंडी पड़ रहा है, अभी तो कुछ नहीं पड़ रहा है, मिक्स चल रहा है, मान लीजिए डायरेक्ट ठंडी पड़ रहा है, डायरेक्ट ठंडी नहीं, मान लीजिए ठंडी पड़ रहा है और डायरेक्ट गर्मी पड़ जाए, तो आधा लोग का तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो यही बात होता है कि यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रेस को यदि हम इसको इस तरह बना दें, इस तरह, यदि हमको एकदम सीधा सीधा बना दें, तो यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रेस को तो इतना एरिया लेगा, नीचे स्ट्रेस को यहाँ एरिया लेगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा या फिर घटेगा, है ना। स्ट्रेस क्या होगा, अचानक चेंज होगा। तो अचानक चेंज होने से यहाँ क्या होगा, मेंबर के फेल होने के चांस रहते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बेंड करके, देखिएगा बुक में से बनाएगा, थोड़ा सा बेंड करके बढ़ाया जाता है, और कोने पर भी क्या किया था, धीरे 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 कोने पर भी थोड़ा थोड़ा बेंड किया था। ऐसा भी स्ट्रेस के अचानक, अरे यार बहुत ज़्यादा इंक डाल दिया क्या, स्ट्रेस के कंसंट्रेशन ना हो, यानी अचानक चेंज ना हो आपका। इस वीडियो में शियर फोर्स डायग्राम इसके लिए बनाया जाता है। चलिए ठीक है, ये ऊपर नीचे का साइज क्या रहता है, एक ही बराबर रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया, बीम सेक्शन हो गया। देखिएगा रोल्ड स्टील आई सेक्शन में दो क्या होते हैं, फ्लेंज होते हैं। दो क्या होते हैं, फ्लेंज होते हैं। देखिए ये क्या हो गया आपका, एक फ्लेंज, एक क्या हो गया आपका, एक फ्लेंज, है कि नहीं। दो क्या होंगे, फ्लेंज होंगे। एक क्या होता है आपका, वेव होता है। एक क्या होता है, वेव होता है। यानी आप कहेंगे रोल्ड स्टील बीम सेक्शन दो फ्लेंज एक वेव से मिल के बना होता है। ये होता है बीम की चौड़ाई। अब आप लोग इसको अच्छे से देखिए, बी है क्या, क्योंकि हम बता रहे हैं ना पूरे इस स्टील में इन्हीं सारे 7 टाइप के, कितने तरह का हम बताएं, 7 प्रकार के, इन्हीं में से हम यूज करने वाले हैं। तो बी ये होता है इसकी चौड़ाई, और फिर ए होगा कुल गहराई। इसे कहते हैं हम लोग कुल गहराई, कैपिटल डी। यानी फ्लेंज के बाहर से लेकर के बाहर तक, यानी ऊपरी फ्लेंज के ऊपर से निचली फ्लेंज के नीचे तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीम की कुल गहराई। इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं थिकनेस ऑफ फ्लेंज, टी एफ। क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग टी डब्ल्यू, यानी थिकनेस ऑफ वेव। क्या होता है आपका, थिकनेस ऑफ वेव। ये होगा एक्सिस एक्स एक्स, ये क्या होगा एक्सिस एक्स एक्स, और यहाँ क्या जाएगा, एक एक्सिस जाएगा, सॉरी एक्सिस होगा एक्स एक्स, और यहाँ क्या जाए मिलेगा आपको वाई वाई। यानी एक प्रॉपर्टीज होता है किसका, आई खंड का। ये आई खंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के परितः क्या होता है, सममित होता है, यानी सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि यदि वाई वाई एक्सिस के अबाउट इसको मोड़ा जाएगा ना, तो एक दूसरे पर ओवरलैप कर लेंगे। इसे कहते हैं सममित। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि ये इस तरह है ना, जब इसको है ना इस तरह जब इसको हम करेंगे तो एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, यानी ये सिमेट्रिकल है। जैसे देखिएगा है ना, ये आएगा तो सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, आपको नोट्स में मिलेगा। जैसे ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। हम कहा दें, बताइए वाई वाई एक्सिस पे क्या सिमेट्रिकल है, तो वाई वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। कैसे है, क्योंकि इसके अबाउट जब इसको मोड़ेंगे ना, तो बताइए इसके एकदम ओवरलैप कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा। लेकिन बताइएगा क्या एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट ओवरलैप है, सॉरी सिमेट्रिकल है, सममित नहीं है। इसको एक्स एक्सिस के अबाउट देखिए मोड़ के, क्या दोनों तरफ के मेंबर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये बेसिक समझने का आइडिया है, बाकी तो न्यूमेरिकल से लगाया जाता है वो, ठीक है। समझना है चीज़ों को। तो ये क्या है, एक जो आई खंड देखिए, सारा मेंबर ऐसा भी आई खंड होता है, ठीक है। ये है क्या, एक्स एक्सिस और वाई वाई दोनों के अबाउट क्या होता है, दोनों अक्ष के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है ना। बस इसमें इतना ही है। अब एक टाइप में होता है, एक कई टाइप में होता है। तो पहला इसका प्रकार होता है रोल्ड नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर ISJB, यानी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें,
ISLB, यानी इंडियन स्टैंडर्ड, और बीम तो वही रहेगा। जूनियर की जगह क्या आ जाएगा, एल की जगह क्या आ जाएगा, लाइट। लाइट मतलब क्या होता है आपका, हल्का। तो याद करना है, जूनियर लाइट, मीडियम वाइड हैवी, ऐसे ही आएगा अभी, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका ISMB, यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। उसके बाद क्या होता है, चौथा क्या होता है ISWB, यानी इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, जूनियर लाइट, मीडियम वाइड हैवी, ठीक है, बीम है ना। देखिए कई बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा, ठीक है, आसान नहीं है, बार बार भूलेगा। हम तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको याद है। हम तो ऐसा याद किए कि रट गया, जैसे जूनियर लाइट, मीडियम वाइड हैवी, तो हम इधर उधर होगा तो हमको मेरा जो रिदम है वो मिलेगा नहीं, फंसेंगे। जैसे स्टील के प्रॉपर्टीज़ में हमको लय मिल नहीं रहा था, फंस गए थे, ठीक है। तो आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ये वाला चैप्टर मेनली याद करने वाला चैप्टर है। हम बता रहे हैं गारंटी आपका 5 नंबर आज के लेक्चर से तैयार है। अब देखिए, जूनियर लाइट, मीडियम वाइड हैवी, इंडियन स्टैंडर्ड HB, यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी, HEAVY, हैवी बीम। तो ये हो गया आपका क्या, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन या फिर आई सेक्शन पहले। दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है रोल्ड स्टील, कौन सा बता दें, टी बता दें कि सी बता दें कि चैनल सेक्शन। रोल्ड स्टील क्या आ जाएगा आपका, चैनल सेक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 4 ही प्रकार का होता है, ISJC है ना, दूसरा हो जाएगा आपका ISLC, तीसरा हो जाएगा आपका ISMC, जूनियर लाइट, मीडियम, और होता है स्पेशल, जूनियर लाइट, मीडियम, स्पेशल, ठीक है, ISSC। अब देखिए इसका नाम क्या है भाई, आपको तब पता चल गया होगा, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चैनल। अब देखिएगा उसके बाद जूनियर के बाद आपको पता है बस यही चेंज होगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट, दोनों है कि नहीं लाइट। उसके बाद मीडियम है ना, मीडियम चैनल हो जाएगा, फिर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल। अब देखिएगा भाई इसको भी देख लेते हैं। तो चैनल होता है ना, हाँ देखिएगा, चैनल जो होता है ए भी किससे मिल के बना होता है, ए भी मिल के बना होता है आपका दो फ्लेंज और एक वेब से, ठीक है ना। हम देखिए कहीं भी डायरेक्ट नहीं रहेगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हम भले बना देंगे जल्दी में, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, ठीक है। ये भी दो फ्लेंज एक वेब से मिल के बना होता है। कहेंगे इसमें उसमें अंतर क्या है, मतलब किसमें, बीम में। उसमें अंतर है कि वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के परित, हाँ जब भी स्पीड में पढ़ाने लगे फिर लाइट कट जाता है क्या होता है इधर, चलिए ठीक है। हाँ पता नहीं कहाँ से, चलिए कोई बात नहीं। आते तो हम डायरेक्ट, मतलब लाइट कटा फिर हम तुरंत आ जाते हैं। इसका रीज़न है कि लाइट करते ही हम बंद कर देते हैं कैमरा, और लाइट आते ही ऑन कर देते हैं। लेकिन हमको 5, 10, 20 अब जितना मिनट इंतज़ार करना, ज़्यादा नहीं करना पड़ा, 5 मिनट पर करना पड़ा। अब देखिएगा ये होता है बीम, मतलब बीम की चैनल सेक्शन की चौड़ाई। ये होता है चैनल सेक्शन की कुल गहराई। इसे कहते हैं हम लोग थिकनेस ऑफ वेव। इसे क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, है ना। ये बताइए, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब किसके अबाउट परितः, मतलब किस एक्सिस के परितः सिमेट्रिकल होगा, सोचिए, दिमाग के घोड़ा दौड़ाइए। सर दिमाग ही नहीं है, क्या दौड़ा है। हाँ जानते हैं, सही लोग ब्रिलियंट लोग हैं, सब लोग बता दिए होंगे, सोच लिए होंगे। ये वाई एच के परितः नहीं होगा, है ना। किसके परितः होगा, एक्स एक्स है। जो मोड़ेंगे ना तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप। अब देखिए वाई थोड़े करने वाला है ना। अगला देखते हैं भाई, टी सेक्शन को देखते हैं। 2 हो गया,
इसको मिटा देना। अरे यार बस दिक्कत है कि देखिए आप लोग देखते होंगे थोड़ा बस आप लोगों में गाना का आवाज़ ना हो जाता हो बगल में, है ना। शादी लिखिए अगला देखेंगे, रोल्ड स्टील टी सेक्शन। क्या देखेंगे? रोल्ड स्टील टी सेक्शन। तो ये भी क्या प्रकार, इंडियन स्टैंडर्ड, नॉर्मल टी, दूसरा होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड लाइट, है ना। फिर तीसरा हो जाएगा आपका इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका चौथा इंडियन स्टैंडर्ड ISHT। अभी देखिएगा इसमें मज़ा आएगा, ISST। आपको लगेगा हम गलत पढ़ा रहे हैं अभी टी वाले में देखिएगा आपको लगेगा कि हम गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा बताइए? इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, है भाई, ये मतलब नॉर्मल। अब जानते हैं यही चेंज होगा, ये बहुत खतरनाक है। जेई में आता है जो क्वेश्चन जेई में मतलब कि 3-4 साल बाद इस वाले से एक क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे फंसाते हैं लोग, देखिएगा। मतलब जानबूझ के लगता है कि जब मतलब कि होता है, जब मान लीजिए कि लिखा जाता है कोई सब्जेक्ट, तो जानबूझ के कुछ टेढ़ा टॉपिक मतलब कुछ उल्टा सीधा कर दिया था कि लड़के यहाँ फंसे सब, देखिएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार। यहाँ क्या होगा भाई? आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, जूनियर हो जाएगा मेरे लाल, इधर उधर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तीसरा पहला ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा लिखना है। ऐसा करके छोड़ना नहीं है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और इसको थोड़ा हाईलाइट में कर देना, नॉर्मल लाइट जूनियर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए क्या होगा। अब यहाँ क्या सोचेंगे आप? कुछ सोचिए तो क्या होगा? आप सोचेंगे इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी बार, यहाँ सोचेंगे इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी बार, सोचे होंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज। क्या हो जाएगा आपका? वाइड फ्लेंज टी बार, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। मतलब एच के जगह वाइड फ्लेंज की करने की क्या जरूरत है ना। तो यहाँ भाई IS F कर दिए होते हैं। अब W इसलिए नहीं लिखे हैं सब कि W मतलब वाइड, सिर्फ वाइड W ही चाहिए यहाँ भाई, वाइड है ठीक है। लेकिन ISHT है, यानी H मतलब क्या हुआ? वाइड फ्लेंज। अब ये मत सोचिएगा हम गलत पढ़ा रहे हैं, ये 100% सही है। अब दूसरा देखिएगा, इसको देखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल ना लॉन्ग लेग। क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग लेग टी बार। बताइए, अजीब नहीं लग रहा है सर? यहाँ हैवी होना चाहिए, यहाँ यस होना चाहिए, लेकिन ये दोनों सही है। अब देख लेते हैं भाई इसका मतलब क्या है। किसका मतलब? इन दोनों का नहीं, टी खंड। तो टी खंड होता है ना, वो एक फ्लेंज, जो टी खंड होता है वो एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर बना होता है। ये जो टी खंड होता है एक फ्लेंज एक वेव से मिलकर बना होता है। ये होता है इसकी चौड़ाई B और ये होता है इसकी कुल गहराई कैपिटल D। ये होता है थिकनेस ऑफ वेव, ये होता है आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ये जो होता है T y एक्सिस के परितः सममित होता है, x अक्ष के परितः क्या होता है? असममित होता है, नहीं सममित नहीं होता। अब देखिए IS वाइड फ्लेंज का मतलब क्या है? इसका फ्लेंज बहुत ही चौड़ा है, वाइड फ्लेंज हो गया, है ना। लॉन्ग लेग का मतलब क्या है? इसका ए बहुत लंबा है। भाई लंबा चौड़ा तो नाम दो, वो थोड़ी है। लेकिन यहाँ क्या है? H मतलब वाइड फ्लेंज, S मतलब लॉन्ग लेग। एग्जाम में जानते हैं कैसे देता है? कहता है कि ISSC का जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ISSC का मतलब हम जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल होता है। तो बताइए ISST का मतलब क्या हो गया? तो कहेंगे ओहो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी बार। वो पहले ऑप्शन यही दिया रहता है है ना। तो यहाँ से इन दोनों में से क्वेश्चन ये दोनों आते हैं सब, है ना। आप खुद समझ सकते हैं यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, है ना। तो बताइए आप स्टील स्ट्रक्चर में किस सेक्शन को देखे हैं? ये बताइएगा।
ट्रेन की पटरी देख ही रहे हैं, वो तो बीम है ना। तो बीम में स्टील का तो बीम हम अभी बताएं ना, पुराने ज़माने में बीम यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता ही है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। तो बताइए जो रेल का फुट ओवर ब्रिज होता है, फुट ओवर ब्रिज होता है, उसके नीचे जो मेन बीम होता है ना, वो आई खंड ही होता है, उसको छोड़ दीजिए आप। जो पोल होते हैं, पोल पुराने ज़माने के जो पोल देखेंगे वो आई खंड के ही पोल थे। हम पोल को छोड़ दें तो आप रेलवे स्टेशन पे सारे स्टील स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। जो ब्रिज बना रहता है ना, उसमें देखिएगा आई खंड ही लगा रहता है, आई देख लिए। उसके बाद क्या पढ़ा है, चैनल सेक्शन, चैनल कहीं होता होगा, हम भी नहीं देखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका ओ टी, टी कहाँ देखने को मिलेगा, टी देखेंगे जो दरवाज़ा सरकने वाला, खींचने वाला, खींचने वाला दरवाज़ा होता है, उसमें जो नीचे लगा रहता है स्टील ऐसा, इसी पर रोल करता रहता है ना, इसी में फंसा रहता है, रोल करता रहता है, तो टी सेक्शन हो गया। तो बहुत सारे सेक्शन का, यही सारे सेक्शन का यूज़ करेंगे हम स्टील स्ट्रक्चर में, ठीक है। कितना हो गया भाई, हाँ 3 हो गया। चौथा है आपका रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन। अब एंगल सेक्शन बहुत जगह यूज़ होता है ना, एंगल सेक्शन भी हर जगह यूज़ होता है, मेरे सामने खुद यूज़ हुआ है। वो है जो टेबल है, टेबल कह रहे हैं, डेस्क है लड़कों को बैठने के लिए, वो चैनल्स मतलब एंगल ही है ना। ऑफलाइन में होता है कि लड़कों को दिखा दीजिए, एंगल देखिएगा बहुत जगह मिलेगा आपको एंगल सेक्शन, मैक्सिमम इसी का यूज़ होता है, और हम भी इसी के बारे में मैक्सिमम पढ़ेंगे। अब एंगल क्या होता है कि यह एक फ्लेंज और एक वेब से मिलकर बना होता है, वेब नहीं वेब से मिलकर बना होता है ना। इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ वेब, इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ, अरे ए वेब है, ए फ्लेंज है, ठीक है। इसे कहते हैं इसकी चौड़ाई, यानी एंगल की चौड़ाई, और इसे कहते हैं एंगल की कुल गहराई। कहेंगे सर जो आई सेक्शन, सॉरी जो टी सेक्शन होता है वो भी तो इसी तरह मिल के बना होता है, हाँ वो भी एक फ्लेंज और एक वेब से मिल के बना होता है, लेकिन टी सेक्शन वाई अक्ष पे सममित होता है, एक्स अक्ष पे सममित नहीं होता है, लेकिन एंगल सेक्शन दोनों अक्ष पे सममित होता है, ठीक है। देखिएगा एक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा, होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। अब चैप्टर समाप्ति की तरफ है आपका, अनइक्वल एंगल। तीसरा क्या होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, कहाँ होता है भाई, बल्ब एंगल। अब देखिए इक्वल एंगल मतलब क्या हो गया कि दोनों इसके जो है ना, हम बता, ये बहुत लंबे होते हैं भाई, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं सारे के सारे हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। यानी इक्वल मतलब क्या हो गया, इसे लेके कहते हैं ए, यानी ये L1 और यहाँ से ये L2, यानी L1 और L2 क्या होगा, जब बराबर होगा तो उसे कहते हैं इक्वल एंगल, और L1 L2 बराबर नहीं है जो निकला हुआ है तो उसे कहते हैं अनइक्वल एंगल। उसके बाद एक आता है बल्ब, तो ए क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, इसे कहते हैं हम लोग बल्ब। इधर से हो जाए या उधर से जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसे कहते हैं बल्ब एंगल। तो ये आपका एंगल भी खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया। 5वां हम देखेंगे बार को। चलिए बार है, ट्यूब है, चलिए 5वां क्या है, रोल्ड स्टील। अब कुछ नहीं है, बस आसान है। बार, बार मतलब क्या, बार भाई, बार मतलब छड़ है ना। तो अब जानते हैं छड़ कितने रूप में होता है भाई, आप एक स्क्वायर देखे होंगे, एक सर्कल अरे वही छड़ जो रिइंफोर्समेंट के रूप में यूज़ करते हैं। एक आप स्क्वायर देखे होंगे, एक सर्कल देखे होंगे, तो 2 प्रकार के होते हैं, रोल्ड स्टील बार, स्क्वायर सर्कल, है ना। छठा क्या होता है आपका, रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील ट्यूब। हाँ रोल्ड स्टील क्या होता है आपके, ट्यूब। ट्यूब मतलब नली, अरे नली वही पाइप, ट्यूब मतलब क्या हो गया, पाइप। तो पाइप भी देखे होंगे हर जगह यूज़ होता है, मेरे ऊपर ही यूज़ हुआ है। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, जो हाल्ट रेलवे स्टेशन होता है, हाल्ट समझते हैं ना, जहाँ से भी पैसेंजर रुकती है, वहाँ जो 2-4 लोगों को बैठने के लिए बनाया था वो ट्यूब से, यानी नाली को जोड़कर, नली को जोड़ जोड़ के बनाया था, पाइप को, है ना। तो पाइप आप समझते हैं, स्टील का पाइप बहुत जगह यूज़ होता है, स्टील का पाइप, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी आप जानते हैं, ये सर्कल हो सकता है, ये अंदर से खाली है, ध्यान रखिएगा। देखिए ए भर दिए अंदर से, लेकिन ए अंदर से खाली है। ए स्क्वायर हो सकता है, ए सर्कल हो सकता है,
ठीक है, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। अब देखिएगा 7वां क्या होता है, रोल्ड स्टील फ्लैट। रोल्ड स्टील क्या आ जाएगा आपका, फ्लैट। फ्लैट मतलब अब समझ रहे हैं ना, पाइप तो समझ ही रहे हैं आप लोग, बहुत स्टील का पाइप देखे होंगे, फिर छड़ भी देखे होंगे, एंगल बहुत यूज़ होता है। अब देखिए, अब जैसे रेलवे स्टेशन पर जाइएगा आप लोग, है ना, तो देखिएगा मैक्सिमम चीज़ें आप थोड़ा बहुत इमेजिन क्या करना, थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा समझने के लिए। तो सारे स्ट्रक्चर मेंबर वहीं मिल जाएंगे, बल्ब नहीं मिलने वाला है, बल्ब को छोड़ करके, ठीक है। अब इक्वल इनइक्वल जाके मापेंगे थोड़ी वहाँ पे, लेकिन हम बता सकते हैं चैनल सेक्शन को छोड़ करके सारे मिल जाएंगे रेलवे स्टेशन पे। एंगल का तो पूरा यूज होता है। यदि नहीं समझ आ रहा है कहाँ यूज होगा तो हम करेंगे आगे, डोंट वरी, हम करेंगे ये आगे के लेक्चर में। उसके बाद रोल्ड स्टील फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या होता है, चपटी पत्ती। फ्लैट मतलब क्या होता है, चपटी पत्ती। तो चपटी पत्ती मतलब कुछ नहीं है, चपटी पत्ती बस, ये पत्ती चपटी है, इसकी कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई होगी, इसकी मोटाई बहुत कम होती है। तो दो मेंबर को जोड़ने के लिए चपटी पत्ती का यूज करते हैं, है ना। मान लीजिए कोई अरे सिंपल हम आपको बता दें, देखिएगा मान लीजिए कहीं दो पोल देखे हैं, बहुत जगह देखे हैं, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जी सर। अब इसके नीचे यदि इस तरफ बांधे हुए हैं ना, ऐसे बांधे हुए हैं, देखे होंगे ऐसा बांधा गया होता है, या फिर सीधे सीधे ही बांध देते हैं, तो ये चपटी पत्ती ही होती है भाई। कुछ नहीं करना, चपटी पत्ती को क्रॉस करके बांध देना है। ऐसा नहीं है चपटी पत्ती ही लगाएंगे, ये एंगल भी लगता है वहाँ पे। तो अब कहीं भी स्टील देखिएगा, कहीं भी आप स्टील जाएंगे घूमेंगे तो स्टील का पोल देखिए, कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर देखिएगा तो यही सातों मेंबर से मिल के बना होगा। बीम से मिल के बना होगा, चैनल मिलेगा, टी मिलेगा, बार मिलेगा, ट्यूब मिलेगा, फ्लैट मिलेगा और कुछ छोटा एंगल मिलेगा। इन्हीं साथ से मिलकर बना होगा, इतना मतलब कह सकते हैं। इसके अलावा कोई सेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और स्ट्रक्चरल स्टील, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील का आज पहला चैप्टर द एंड हो गया। हाँ, यही पहला चैप्टर है और इसमें से 5 नंबर आएगा। 2 टॉपिक है इसमें से। कौन सा टॉपिक आएगा, प्रॉपर्टीज लिखिए स्ट्रक्चरल स्टील का, खत्म। दूसरा टॉपिक आएगा कि स्ट्रक्चरल स्टील कितने प्रकार के, खंड के प्रकार लिखिए। तो ये 7 प्रकार लिखना, इसका क्लासिफिकेशन कर देना है, फिगर बना देना है, बस। अब जानते हैं 3-4 इसमें से कि बीम हो गया, चैनल हो गया, टी हो गया और एंगल तो आसानी है। 3 बीम, चैनल और टी, इन्हीं 3 को अच्छे से याद करना है, बाकी तो आसानी सब कर ले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह मतलब कि वीडियो को ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करते रहिए। हम लोग हंसते खेलते मतलब कि पूरे डिप्लोमा पास कर देंगे, कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपको खुल के बता दें कि इस चैप्टर में कोई कंसेप्ट था नहीं, ठीक है। आपको सेक्शन दिखाना था, बताना था। अब जो कंसेप्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, कुछ समझने वाला, कुछ न्यूमेरिकल आएगा, वो अगले लेक्चर से आएगा कनेक्शन से। और कनेक्शन चैप्टर जानना बहुत ज़रूरी है। यदि कनेक्शन चैप्टर आपको नहीं आता है, अच्छे से नहीं आता है, आने की बात नहीं है, यदि कनेक्शन का चैप्टर अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर नहीं है तो फिर आगे आने वाले कोई भी लेक्चर मतलब कोई भी चैप्टर अच्छे से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड लक। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।